नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। अपनी सीरीज जो चल रही थी कक्षा 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी और आरबीएसई के सार को ऑब्जेक्टिव सवालों के माध्यम से जो हल करने का अपना प्रयास था, उसमें आज हमारा राजस्थान कक्षा 6 अध्याय नंबर 10 जो इस किताब का आखिरी अध्याय है, उसका हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं, जिसका नाम है लोक संस्कृति एवं कला। इसके साथ ही ये किताब अपनी पूरी होने वाली है। इसके बाद हम शुरू करेंगे कक्षा 7 की जो किताब है उसको। तो चलिए बगैर किसी देरी के, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर जुड़ जाएं, अपने यार दोस्तों को भी यहां पर जरूर जोड़े भाई। यदि आपको लगे कि बहुत अच्छा मैटर यहां पर उपलब्ध करवाया जा रहा है तो जरूर अपने यार दोस्तों को भी जोड़ें। आज का पहला सवाल, राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है भाई? क्या हिंदी है, अंग्रेजी है, राजस्थानी है या फिर गुजराती है? राजस्थान की मातृभाषा देखिए, एक होती है राजभाषा। राजभाषा जिस भाषा में किसी देश के राजकार्य या जो सरकारी कामकाज किए जाते हैं, उस भाषा का दर्जा राजभाषा का दर्जा होता है भाई। और अपने देश में कौन सी है राजभाषा? हिंदी है। हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी सरकारी कामकाज किए जाते हैं। तो भारत में जो सरकारी कामकाज है या सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा का उपयोग किया जाता है वो है हिंदी और अंग्रेजी। राजस्थान की जो मातृभाषा है, यहाँ के लोगों द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है वो राजस्थानी भाषा है। याद रखोगे भाई। संविधान की कौन सी 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का जिक्र है? 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। यदि आपको कोई पूछे कि 12 जो अनुसूची है उनमें 8वीं अनुसूची किसका जिक्र है भाई इस 8वीं अनुसूची में? इसमें भाषाओं का जिक्र है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का जिक्र है। क्या राजस्थानी का है? नहीं है। इन 22 भाषाओं में राजस्थानी का जिक्र नहीं किया गया है। अगला सवाल, राजस्थानी भाषा को मुख्य रूप से कौन कौन से रूपों में जाना जाता है भाई? जो राजस्थान की भाषा है राजस्थानी, उसको मुख्य रूप से कौन कौन से रूपों में जाना जाता है? क्या पूर्वी राजस्थानी भाषा में जाना जाता है, या पश्चिमी राजस्थानी भाषा में जाना जाता है, या उपयुक्त दोनों? इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है भाई। राजस्थानी भाषा को पूर्वी राजस्थानी भाषा के रूप में भी जाना जाता है और पश्चिमी राजस्थानी भाषा के तौर पे भी जाना जाता है। पूर्वी में कौन कौन सी आती है और पश्चिम में कौन कौन सी आती है, अगली स्लाइड में हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोली नहीं है, मतलब इनमें से कौन सी जो भाषा है वो पूर्वी राजस्थानी में नहीं आएगी। उनमें से जो है एक पश्चिमी राजस्थानी में आने वाली है भाई। तो क्या ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी? ढूंढाड़ी है। जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है भाई, ये पूर्वी राजस्थानी भाषा में शामिल है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी? हाड़ौती है भाई। हाड़ौती के पठार पर ये बोली जाती, ये भी पूर्वी राजस्थानी भाषा का भाग है। मेवाती, अलवर जो मेवात क्षेत्र है वहां पर ये बोली जाती, ये भी पूर्वी राजस्थानी का हिस्सा है। इसमें जो वागड़ी है दक्षिणी राजस्थान में बोली जाने वाली है, यहां पर ही स्टूडेंट मात खाता है। ये जो वागड़ी है ये पश्चिमी कौन सी? अरे पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोली है भाई। कौन सी? वागड़ी, जो दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। अगला सवाल, पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोली नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोली नहीं है। क्या मारवाड़ी नहीं है? मारवाड़ी तो है भाई। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। मेवाड़ी, मेवाड़ी भी है। मेवाड़ी यहां पर भी स्टूडेंट मात खा जाता है, सोचता है कि मेवाड़ी पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोली होगी, लेकिन नहीं। मेवाड़ी किसकी है? ये है अपने पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोली है। शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? शेखावाटी भाषा कहलाती है। क्या अहिरवाटी है? देखिए, अहिरवाटी अहिरू द्वारा बोली जाने वाली भाषा, अलवर के आसपास के क्षेत्र में अहिरवाटी बोली जाती है। ये पूर्वी राजस्थानी भाषा का प्रतिनिधित्व करती है भाई। पश्चिमी राजस्थानी भाषा का प्रतिनिधित्व नहीं करने वाली बोली कौन सी है? ये है अहिरवाटी। तो दोनों को आप देख लीजिए एक बार इधर। पश्चिमी राजस्थानी भाषा का प्रतिनिधित्व करने वाली बोली कौन कौन सी है? देखिए, इसमें कौन सी है? पहली मारवाड़ी है भाई। कौन सी है? शेखावाटी है। कौन सी है? वागड़ी है।
और कौन सी है? मेवाड़ी है। ये तो पश्चिमी राजस्थानी भाषा का प्रतिनिधि करने वाली भाषाएं हैं। कौन सी? मारवाड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी और वागड़ी। अब देखिए पूर्वी पूर्वी राजस्थानी भाषा का नेतृत्व या प्रतिनिधि करने वाली कौन कौन सी है? ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ क्षेत्र के आसपास में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ढूंढाड़ी, अहिरवाटी, अहिरू द्वारा, अलवर के आसपास के क्षेत्र में अहिरू द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी? अहिरवाटी है भाई। और इसमें कौन सी है? एक आपकी आएगी मेवाती और हाड़ौती। मेवाती, मेवात क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली मेवाती और हाड़ौती। हाड़ौती के पठार या कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाने वाली बोली कौन सी? हाड़ौती। तो ये भाई आपको आना चाहिए, यहां से सवाल उठता है, बनता है, और आप यहां पर मात खा जाते हो। पश्चिम वाले पूर्व में कर देते हो, पूर्व वाले पश्चिम में कर देते हो। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए। पूर्वी राजस्थानी भाषा का प्रतिनिधि करने वाली 4 बोलियां हैं, ढूंढाड़ी, अहिरवाटी, मेवाती और हाड़ौती। ये तो है पूर्वी राजस्थानी भाषा का प्रतिनिधि करने वाली भाषाएं। पश्चिमी राजस्थानी भाषा का प्रतिनिधित्व करने वाली जो ये 4 भाषाएं हैं, मारवाड़ी, शेखावाटी, वागड़ी और मेवाड़ी, ये खास तौर पे आप दोनों याद रखोगे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट पूर्वी राजस्थानी कर देते हैं। आगे चलिए भाई। राजस्थान में स्वाभिमान में सम्मान का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान में किसको स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है भाई? क्या धोती को माना जाता है? देखिए धोती पुरुषों का एक पहनावा है। क्या पगड़ी को माना जाता है? ये भी एक पुरुषों का पहनावा है। क्या ओढ़नी को माना जाता है? ये महिलाओं का एक पहनावा है। क्या घूंघट को माना जाता है? बताइए। जो राजस्थान में स्वाभिमान का प्रतीक है वो है आपकी पगड़ी। क्या है भाई? पगड़ी को यहां राजस्थान में स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है, और घूंघट को यहां पर संस्कार का प्रतीक माना जाता है। अपना राजस्थान जो आज भी क्या है, संस्कृति को जिंदा रखने के लिए अग्रणी राज्य माना जाता है, वरना पश्चिमी जो परिवेश है उसका प्रभाव अपने देश पर पड़ चुका है। और आप देखते ही हो भाई, कोई नई बात है नहीं। अगला सवाल, निम्न में से ग्रामीण क्षेत्र के खेल कौन कौन से भाई? जो अपने गांव के क्षेत्र होते हैं उनमें कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? तो जो सिटी के अभ्यर्थी होते हैं वो एग्जाम में जब बैठते हैं तो उनको ये सवाल अटपटे से लगते हैं। देखिए इनको सीधी सरल भाषा में हम हल करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? देखिए सिटी में तो कौन सा खेल खेलते हैं? क्रिकेट खेल देंगे, बास्केटबॉल खेल लेंगे, वॉलीबॉल खेल लेंगे, हॉकी खेल लेंगे। लेकिन गाँव में जो मनोरंजन के लिए खेल खेले जाते हैं प्राचीन काल से, गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा सभी ने खेला होगा। एक गिल्ली होती थी, डंडा, इस तरीके से गिल्ली डंडा, ये गांव में खेला जाने वाला खेल है। सतोलिया, पत्थर रखते थे, फिर बॉल से मारते थे, और फिर गिरने के बाद वापिस उनको क्या है, सेट करते। ये सतोलिया वाला लुका छिपी खेल, किसी से छुपा नहीं है। बाकी के जो होते थे खिलाड़ी वो छुप जाते, एक फिर उनको ढूंढता। तो ये जो सारे हैं, ये सारे क्या है, ग्रामीण अंचल के खेल हैं। गिल्ली डंडा, सतोलिया, लुका छिपी, ये क्या है, ऐसा आता है एग्जाम में कि ये क्या है, गिल्ली डंडा क्या है, सतोलिया क्या है, लुका छिपी क्या है। ये ग्रामीण अंचल के खेल है। इनके अलावा कौन कौन से भाई? देखिए घोड़ा दड़ी है। कौन सा खेल? घोड़ा दड़ी, मार दड़ी। इसमें क्या होता है, जिसके भी बॉल है हाथ लगी वो मारेगा। लट्टू चक्कर, कौन सा? लट्टू चक्कर, कंचे। ऐसा कोई अभ्यर्थी नहीं है जिसने बचपन में कंचे नहीं खेले। आजकल के बच्चे तो ये कंचे वंचे भाई खेलते नहीं है, क्योंकि उनकी जिंदगी मोबाइल तक ही सीमित हो गई है। बरचर, ये क्या है? ऐसे मांड के खेलते थे भाई, बरचर इस तरीके से। नरछारी, चौपड़ चौसर, ये सारे क्या है, ये ग्रामीण अंचल के खेल है। एक बार फिर से देख लीजिए, गिल्ली डंडा, सतोलिया, लुका छिपी, घोड़ा दड़ी, मार दड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे, बरचर, नरछारी, चौपड़ चौसर, ये क्या है, ये सारे के सारे ग्रामीण अंचल के खेल है भाई। याद रखोगे इनको, सवाल यहां से बनता है। ये कोई अलग से नहीं, आपकी आरबीएससी की किताब में लाइन टू लाइन जो दे रखा है उनको आपके सामने सिर्फ परोसा जा रहा है। अगला सवाल, राजस्थान में त्योहारों की समाप्ति कब मानी जाती है भाई? देखिए राजस्थान में त्योहारों से संबंधित एक कहावत चलती है, तीज तियारा बावड़ी ले डूबी गणगौर।
तो ले डूबी गणगौर मतलब त्योहारों की समाप्ति कहां से मानी जाती है भाई? ये गणगौर से मानी जाती है। कहां से? गणगौर से। शुरुआत कहां से मानी जाती है? तीज से मानी जाती है। कहां से? देखिए त्योहारों की शुरुआत कहां से मानी जाती है? तीज से मानी जाती है। तीज कब मनाई जाती है? देखिए एक बार यहां पर देख लेते हैं। तीज आपकी परीक्षा की दृष्टि से 3 तीज है, वो महत्वपूर्ण है भाई। पहली कौन सी? आखा तीज। कौन सी? आखा तीज। अबूझ सावा जिसे बोलते हैं, बहुत सारे सावे इस तीज पर होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह भी होते हैं। क्यों? क्योंकि इस तिथि को है राजस्थान में सर्वाधिक विवाह होते हैं। तो जब सर्वाधिक विवाह होंगे तभी तो क्या है, बाल विवाह होना लाजमी है। तो एक है आखा तीज, दूसरी कौन सी? छोटी तीज, जिसे सावन की तीज भी बोलते हैं। कौन सी तीज? सावन की तीज। और इसी तीज से त्योहारों का आगमन माना जाता है। और एक है भाई आपकी बड़ी तीज। कौन सी तीज? बड़ी तीज, जिसे बूढ़ी तीज भी बोलते हैं। बूढ़ी तीज भी बोलते हैं, जिसे सातुड़ी तीज भी बोलते हैं, जिसे कजली तीज भी बोलते हैं। क्या नाम है भाई इसके? 4 नाम है। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज। ये कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? ये आपके कहाँ की? बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की? बूंदी की प्रसिद्ध है। और छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? ये आपके जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? जयपुर की प्रसिद्ध है। देखिए 3 तीज आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आका तीज जिसपे सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, अबूझ सावा होता है, और राजस्थान में सर्वाधिक विवाह भी आका तीज के दिन होते हैं। छोटी तीज जो जयपुर की प्रसिद्ध है, इससे ही राजस्थान में त्योहारों का आगमन माना जाता है। बड़ी तीज जिसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं, और कजली तीज भी आपके कहते हैं भाई। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये आपके बूंदी की प्रसिद्ध है। ये 3 तीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार यह भी देख लेते हैं कि ये कब मनाई जाती है। ये देखिए वैशाख में मनाई जाती है। कब? वैशाख में मनाई जाती है। ये श्रावण में मनाई जाती है। ये वैशाख में मनाई जाती है, ये श्रावण में मनाई जाती है, और ये भाद्रपद में मनाई जाती है भाई। तीनों याद रखोगे। आका तीज वैशाख में मनाई जाती है, छोटी तीज सावन में मनाई जाती है, बड़ी तीज भाद्रपद में मनाई जाती है। ये ऊपर वाली 2 शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। कब है? शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। ये भी शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है, और ये आपके कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। तभी तो क्या बोलते हैं इसे? कजली। कजली बोले तो काला, काला कृष्ण बोले तो काला। इस तरीके से आपको याद रखना है। कजली तीज कृष्ण पखवाड़े में मनाई जाती है भाई। तो ये आखा तीज वैशाख शुक्ल, छोटी तीज श्रावण शुक्ल, और बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तीज है। तो तीज को ही मनाएंगे, कोई चतुर्थी को थोड़ी मनाएंगे। तो आगे तीज कर देंगे भाई। तृतीया। क्या? तृतीया। इसमें भी तृतीया, और इसमें भी तृतीया। तो तीनों याद रखोगे। आका तीज वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, और बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। बड़ी तीज बूंदी की, छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है भाई। तो आप में ये देखा होगा कि राजस्थान में त्योहारों की जो समाप्ति कब से? गणगौर से। गणगौर कब मनाई जाती है भाई? गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन गणगौर मनाई जाती है। गणगौर पर किनकी पूजा की जाती है? अगला सवाल। गणगौर पर मुख्य रूप से किनकी पूजा की जाती है भाई? किनकी पूजा करते हैं अपन गणगौर पे? क्या राधा कृष्ण की करते हैं? राधा जी और कृष्ण जी की करते हैं क्या? या सीता और राम की करते हैं? शिव और पार्वती की करते हैं? या फिर देवसेना और बाहुबली की करते हैं? इनमें से किन की पूजा गणगौर पे की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है शिव और पार्वती। शिव और पार्वती, जिसमें गण का क्या है? शिव। गण का मतलब क्या है? शिव है।
और गौर का मतलब क्या है? गौरी पार्वती। क्या? पार्वती। शिव और पार्वती की गणगौर के दिन पूजा की जाती है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। तीज तीन, आका तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज। आका तीज वैशाख में, छोटी तीज श्रावण में, बड़ी तीज भादवे में, 2 शुक्ल में, 1 कृष्ण में तीज है। तो तीज। आगे चलिए भाई, गणगौर कब मनाई जाती है भाई? हमने देख लिया, चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन मनाई जाती है। और श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन क्या मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन छोटी तीज, जिसे और क्या बोलते हैं? हरियाली तीज भी बोलते हैं। हरियाली, क्योंकि भाई हरियाली ज्यादा किस में रहती है? श्रावण में रहती है। अपने राजस्थान में ज्यादा हरियाली सावन में मिलती है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, बड़ी तीज मनाई जाती है भाई। बड़ी तीज मनाई जाती है। वैशाख शुक्ल तृतीया, आखा तीज मनाई जाती है। देख लिया हमने। आगे चलिए, शीतला माता का मेला कहां बढ़ता है भाई? शीतला माता का मेला चाकसू में बढ़ता है। चाकसू कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। ऐसा बोलते हैं कि जेबाण, जो कि एशिया की सबसे बड़ी क्या है? तोप है। इससे एक बार गोला छोड़ा गया था, वो चाकसू में जाके गिरा था। यहाँ पर एक तालाब बन गया था भाई। 40 किलोमीटर दूर है जयपुर से ये। तो शीतला माता का मेला यहाँ पर भी बढ़ता है, चाकसू जयपुर में, और वल्लभनगर उदयपुर में भी बढ़ता है। वल्लभनगर कहाँ है? उदयपुर में। तो शीतला माता का मेला चाकसू और वल्लभनगर दोनों जगह बढ़ता है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3 है भाई। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला, पुष्कर झील भी है यहाँ पर। ऐसा बोलते हैं कि राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। यहाँ पर जनाना घाट भी है, मेरी घाट भी है। पुष्कर मेला कार्तिके पूर्णिमा के दिन बढ़ता है भाई। कार्तिके पूर्णिमा के दिन बढ़ता है पुष्कर मेला। क्या उदयपुर में लगता है? अजमेर में लगता है, जैसलमेर में लगता है। देखिए, उदयपुर में किसका मेला लगता है? सहेलियों का मेला लगता है। सहेलियों का मेला लगता है। सहेलियों का मेला कहाँ लगता है? उदयपुर में। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है भाई। मोइनुद्दीन का उर्स लगता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है। कहां पर? अजमेर में, जैसलमेर और नागौर। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, नागौर में एक मेला लगता है परबतसर में। नागौर के परबतसर में, उस मेले का नाम क्या है? तेजाजी मेला। तेजाजी पशु मेला। पशु मेले से याद रखोगे कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहां लगते हैं? अपने नागौर में लगते हैं भाई। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या है? पुष्कर मेला, जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स भी लगता है। यहां पर अजमेर में पुष्कर मेला लगता है भाई। अजमेर की जो पुष्कर की पहाड़ियां हैं, उन पे जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, सावित्री जी का मंदिर है, वहां पर ये मेला लगता है। कौन सा? पुष्कर मेला। इसके अलावा अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स भी लगता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन? अरे जो ईरान से आए थे, आके अपने कर्म स्थली कौन सी? अजमेर को चुनी थी। इसी कारण तो ऐसा बोलते हैं कि जो अजमेर है वो एक धार्मिक नगरी है। तो उदयपुर में सहेलियों का मेला, अजमेर में पुष्कर मेला भी लगता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स भी लगता है। कौन सी? पहली रजब से लेकर 6वीं रजब तक लगता है भाई। और ये नागौर, नागौर में कौन सा? परबतसर। ये एक बच गया भाई, देख लेते हैं इसको भी। जैसलमेर में एक जगह का नाम है रुणेचा, आगे पढ़ेंगे। इसलिए मैंने अभी यहां पर लिया नहीं, लेकिन फिर सोचा एक को पीछे क्यों छोड़े, जब सबका पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो जैसलमेर का भी कर लेते हैं। जैसलमेर में एक जगह है रुणीचा। रुणीचा में मेला लगता है भाई। किनका मेला? रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला लगता है कहां पर? रुणीचा। तो इस प्रकार पुष्कर मेला कहां लगता है? वो तो लगता है अजमेर, पुष्कर में लगता है। लेकिन इसके साथ साथ हमने 4-5 सवाल और तैयार किए हैं। जैसे उदयपुर में सहेलियों का मेला लगता है, अजमेर में पुष्कर और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है, जैसलमेर में रुणीचा रामदेवरा का मेला लगता है, नागौर में तेजाजी पशु मेला लगता है। देखिए, तो एक सवाल से 4-4 सवाल आपको हल करते हुए चलना है। कैला देवी का मेला कहां बढ़ता है भाई?
कैला देवी का मेला कहाँ बढ़ता है? इनके भक्तों द्वारा लांगुरिया गीत गाया जाता है। कौन सा गीत? लांगुरिया गीत गाया जाता है। देखिए आपकी जो आरबीएससी की किताब है उसमें ये सवाल दे रखा है सवाई माधोपुर, इसका जो राइट आंसर है वो सवाई माधोपुर दे रखा है। लेकिन कैला देवी का जो मेला कहाँ बढ़ता है? ये आपके करौली में बढ़ता है भाई। कैला देवी का मेला करौली में बढ़ता है। कहां पर? करौली में। आपकी आरबीएससी की जो कक्षा 6 की किताब है जिसका संस्करण 2023 में निकला था उसमें सवाई माधोपुर दे रखा है। लेकिन इसका जो राइट आंसर है मेरे हिसाब से 100% करौली रहने वाला है। 100% क्या करौली है भाई। महावीर जी का मेला किस जिले में लगता है? महावीर जी की लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है। तो भाई महावीर जी का मेला जो लगता है वो आपके करौली में लगता है। मजे की बात यह है कि आरबीएससी की जो किताब है कक्षा 6 की हमारा राजस्थान, उसके अध्याय नंबर 10 में ये महावीर जी का मेला है वो सवाई माधोपुर में दे रखा है। तो इसमें भी भाई करेक्शन की जरूरत है। महावीर जी का मेला तो करौली में लगता है। महावीर जी की कौन सी? लठमार होली प्रसिद्ध है, याद रखोगे भाई। पत्थरमार होली कहां की प्रसिद्ध है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। अगला सवाल, राजस्थान में प्रसिद्ध दशहरा मेला। अरे राजस्थान में प्रसिद्ध दशहरा मेला आश्विन शुक्ल दशमी को लगता है क्या? दशहरा मेला आश्विन शुक्ल दशमी को लगता है। कौन सा दशहरा मेला? राजस्थान में प्रसिद्ध दशहरा मेला कहां का? कोटा का है भाई। ऐसा बोलते हैं कि कोटा में सबसे ऊंचा रावण जलाया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में क्या है? मनुष्य के रूप में भी बहुत सारे रावण घूम रहे हैं भाई। आगे चलिए, हरियाली अमावस्या का प्रसिद्ध मेला कहां पड़ता है? सबसे पहले हरियाली अमावस्या कब मनाई जाती है? देखिए हरियाली अमावस्या मनाई जाती है आपकी श्रावण अमावस्या को। कब मनाई जाती है? श्रावण अमावस्या को। अमावस्या बोले तो कृष्ण पक्ष है भाई, पूर्णिमा बोले तो शुक्ल पक्ष है। जब पखवाड़ा चलता है कृष्ण पक्ष का, उस पखवाड़े का जो 15वां दिन आता है, कृष्ण पक्ष का 15वां दिन आता है, उस दिन को अमावस्या कहते हैं। जब शुक्ल पक्ष का 15वां दिन आता है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। तो अमावस्या का मतलब कौन सी? अंधेरी रातें। कौन सी रातें? अंधेरी रातें। ये हरियाली अमावस्या का प्रसिद्ध मेला कहाँ बढ़ता है भाई? ये मेला बढ़ता है आपके कहाँ पर? उदयपुर में। उदयपुर में ये मेला बढ़ता है। शुरुआत किसने की थी? ये फतेह सिंह जी के द्वारा शुरू किया गया भाई। कौन सा? फतेह सिंह के द्वारा शुरू किया जाने वाला मेला है ये। कौन सा मेला? हरियाली अमावस्या का मेला। आगे चलिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहां पर लगता है? हमने देखा है पहले कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहां पर लगता है। ये आपके अजमेर में लगता है भाई। अजमेर में लगता है। साथ ही साथ पोस्टमार्टम करते हैं, जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। डूंगरपुर में गलियाकोट, गलियाकोट का उर्स लगता है भाई। किनका? गलियाकोट का उर्स लगता है। कौन से समाज का? महत्वपूर्ण है भाई। दाऊदी बोहरा समाज का। कौन सा? दाऊदी बोहरा समाज का गलियाकोट डूंगरपुर में उर्स लगता है। संत फखरुद्दीन की दरगाह है भाई यहाँ पर। इनकी फखरुद्दीन की दरगाह है, यहां लिख लेते हैं, फखरुद्दीन की दरगाह कहां पर है? गलियाकोट डूंगरपुर में है। यहां पर उर्स लगता है जिसे बोलते हैं गलियाकोट का उर्स। डूंगरपुर दाऊदी बोहरा समाज का ये महत्वपूर्ण उर्स है। ऐसा बोलते हैं कि इनकी जियारत करने के लिए, फखरुद्दीन जी की जियारत करने के लिए यहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। झुंझुनू में नरहड़ पीर, नरहड़ पीर की दरगाह कहां पर है? झुंझुनू में है। आपके झुंझुनू में नरहड़ पीर की दरगाह है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। और नागौर में हमीमुद्दीन, हमीमुद्दीन की दरगाह, जिसे तारकिन की दरगाह या तारकिन का उर्स भी कहते हैं। तारकिन का उर्स कहाँ लगता है? नागौर में लगता है। संत हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह कहां पर है? वो आपके नागौर में है। तो चारों आप देखोगे, गलियाकोट उर्स कहां लगता है? डूंगरपुर में। झुंझुनू में नरहड़ पीर की दरगाह है तो इनका उर्स लगता है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है। जो मुस्लिम महीना है कौन सा? रजब, उसकी पहली रजब से लेकर 6वीं रजब तक ये उर्स लगता है भाई।
और नागौर में संत हमीमुद्दीन की दरगाह है। यहां पर कौन सा तारकिन का उर्स लगता है भाई। आगे चलिए, आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला भरता है। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला सोम, जाखम और माही नदी, सोम, जाखम और माही नदी के संगम पर एक स्थान है जिसका नाम कौन सा है भाई? बेणेश्वर नाम है। इसे बेणेश्वर धाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेणेश्वर धाम भी कहते हैं भाई। माघ माह में, माघ में यहां पर एक मेला लगता है। आप बताओगे कि वो माघ पूर्णिमा को लगता है या माघ अमावस्या को लगता है? कहां पर? सोममाई जाखम त्रिवेणी संगम, जहां पर एक स्थान है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम पर आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला लगता है जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। कहां पर? बेणेश्वर धाम में लगता है। जो इसका राइट आंसर होने वाला आपका बेणेश्वर मेला। करणी माता का मेला कहां लगता है भाई? करणी माता का मेला लगता है आपके देशनोक। देशनोक बीकानेर में लगता है। बीकानेर में लगता है भाई देशनोक, बीकानेर में। यहां पर बहुत सारे चूहे आपको मिलेंगे। कैसे? बहुत सारे चूहे मिलेंगे, काले और धोले। उन चूहों को क्या कहा जाता है? उन चूहों को काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। खाटू श्याम जी का मेला ये कहां पर लगता है भाई? ये लगता है आपके खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी सीकर में। खाटू श्याम जी सीकर में लगता है भाई। खाटू श्याम जी सिक्कुर में कब लगता है? ये आपके लगता है फाल्गुन शुक्ल 10वीं से लेके 12वीं तक। कब है? अरे 10वीं से लेके द्वादशी तक लगता है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में 10वीं से लेके द्वादशी तक ये मेला बढ़ता है। किनका? खाटू श्याम जी का मेला। कहां पर? खाटू श्याम जी सीकर में लगता है। अगला बाबा रामदेव जी का मेला। बाबा रामदेव जी का मेला लगता है भाई कहां पर? रुणेचा जैसलमेर में लगता है। कब लगता है? ये लगता है भाद्रपद शुक्ल 10वीं के दिन। आगे हम पढ़ेंगे कि इस दिन राजस्थान में 3 महत्वपूर्ण मेले लगते हैं। अगला चलिए, गलियाकोट का उर्स। गलियाकोट का उर्स आपने देख लिया कहां पर लगता है? डूंगरपुर में लगता है। कहां पर? डूंगरपुर में। यदि आपको लगे कि बहुत अच्छा मैटर हमें पढ़ाया जा रहा है और समझ में आ रहा है तो अपना कमेंट करके जरूर बताएं भाई। अगला चलिए, बर्तहरी का मेला कहां लगता है? बर्तहरी का मेला। बर्तहरी का मेला आपके इसका जो राइट आंसर है वो है भाई आपका अलवर। कौन सा? अलवर। याद रखोगे भाई, अलवर। सिक्कर, सिक्कर में किनका मेला लगता है? सिक्कर में आपके जीण माता का मेला लगता है। जीण माता का मेला कहाँ लगता है? सिक्कर में लगता है। टोंक, टोंक में, टोंक में, टोंक में डिगी मालपुरा, डिगी मालपुरा, डिगी मालपुरा कल्याण जी का मेला लगता है। डिगी मालपुरा कल्याण जी, डिगी मालपुरा टोंक कल्याण जी का मेला लगता है। किनका? कल्याण जी का। ये परबतसर, परबतसर में लगता है वीर तेजाजी पशु मेला। वीर तेजाजी पशु मेला। तो ये भाई चारों मेले आप याद रखोगे। राजस्थान के 5 पीरों में शामिल नहीं है। राजस्थान के 5 जो लोक देवता है उनको 5 पीर कहा गया है। पीरों के पीर कौन है? पीरों के पीर तो रामदेव जी है जिनका मेला रुणीचा में लगता है। कब लगता है भाई? लगता है भाद्रपद शुक्ल 10वीं के दिन। तो देखिए, रामदेव जी तो पीरों के पीर है। क्या है? पीरों के पीर है। इनके बारे में एक गीत चलता है भाई। कौन सा गीत? देखिए, उस गीत के माध्यम से हम 3-4 सवाल हल करने का प्रयास करते हैं। एक गीत चलता है, रूणीचेरा धनिया जे माल जीरा कंवरा माता मेणा दीरा लाल रानी नेतलरा बरतार मारो हेलो सुनो जी रामा पीर। घर घर होवे पूजा तारी गांव गांव जस गावे जी जो कोई लेवे नाम पीर रो मन छाया पल पावे जी। हे राम सपीर थारी पेड़ी पे दो के लगा। तो इसमें एक नाम आया, हे राम सापीर। तो देखिए, राम सापीर ये जो इनके मुस्लिम भगत है, कौन से? मुस्लिम भगत, ये इनको राम सापीर कहते हैं। इसी गाने में एक लाइन आई थी, हे रूणी चेरा धनिया अजमाल जीरा। पिताजी का नाम क्या था? अजमाल जी। हे रूणी चेरा धनिया अजमाल जीरा कंवरा माता मेणा दीरा लाल। मेणा देरा लाल रानी नेतलरा बरतार।
तो इनके माताजी का नाम क्या था भाई? इनके माताजी का नाम था मेणा दे, और ये इनकी पत्नी का नाम था, पत्नी का नाम क्या था? नेतल। तो इस गाने की लाइनों से 4 सवाल आपके हल है। रामदेव जी के पिताजी का नाम अजमाल जी था, माताजी का नाम मेणादे था, और पत्नी का नाम नेतल था। राम सा पीर, इनको मुस्लिम जो इनके भगत थे वो बोलते थे, इनको पीरों का पीर कहा जाता है। रामदेवरा जो कहां पर रुणीचा में पड़ता है, वहां पर भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन इनका मेला बढ़ता है भाई। देखिए पाबूजी, पाबूजी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहां पर है? कोलूमंड गांव। कोलूमंड गांव कहां पर है भाई? फड़ौदी के पास में कोलूमंड गांव इनका प्रसिद्ध क्या है? तीर्थ स्थल है। कोलूमंड जोधपुर। हड़बूजी, हड़बूजी भी थे भाई। हड़बूजी भी क्या थे? ये भी पांचों पीरों में थे। तेजाजी पांचों पीरों में नहीं थे। तेजाजी जिनका जन्म है नागौर के खरनाल गांव में हुआ था, उन तेजाजी को पांचों पीरों में नहीं माना जाता। इनको गायों के रक्षक या काला बाला का देवता कहा जाता है। कौन से? तेजाजी। तो राजस्थान के पांचों पीरों में शामिल नहीं थे। कौन? तेजाजी महाराज नहीं थे भाई। अगला सवाल, गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता जिनका जन्म स्थान करनाल नागौर में है, कहां पर है? करनाल नागौर में। धोलिया जाति में पैदा होने वाले कौन थे भाई? क्या वो रामदेव जी थे, वो पाबू जी थे, गोगा जी थे, या फिर हड़बू जी थे? कौन थे? कौन थे भाई? गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले लोक देवता जिनका जन्म स्थान करनाल है। देखिए इस जो स्लाइड है इसमें ये मिसप्रिंट हुआ है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो तो है तेजाजी। क्या? तेजाजी। तेजाजी महाराज जिनका जन्म है नागौर के खरनाल नामक गांव में हुआ था, इनको गायों की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाने वाले देवता भी कहा जाता है। ऐसा बोलते हैं कि यदि किसी को सर्प डस गया है, इनके नाम की तांती यदि बांध लेते हैं तो उस सांप का, उस सर्प का जहर उतर जाता है। तो देखिए रामदेव जी, रामदेव जी को पीरों का पीर राम सा पीर कहा जाता है। इनका रुणीचा में मेला लगता है। पाबूजी, पाबूजी को ऊंटों के देवता और गायों के रक्षक वाले देवता भी कहा जाता है। गोगा जी, गोगा जी के दो प्रसिद्ध स्थान है भाई, एक शीश मेड़ी, एक दुर्मेड़ी। एक शीश मेड़ी, एक दुर्मेड़ी, एक शीश मेड़ी, एक दुर्मेड़ी। शीश मेड़ी कहां पर है? ददेरवा चूरू में है। कहां? ददेरवा चूरू में है। ददेरवा चूरू में है। और दुर्मेड़ी है गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। कहां पर? हनुमानगढ़ में। तो ये भी आप याद रखोगे भाई। अड़बूजी, अड़बूजी का प्रसिद्ध स्थान क्या, कहां है भाई? कमेंट बॉक्स में बताओगे। बेंगटी है या कोई दूसरा है? कमेंट बॉक्स में बताओगे। आगे चलिए, ऊंटों के देवता के रूप में किनको पूजा जाता है? ऊंटों के जो देवता है उनके रूप में किनको पूजा जाता है भाई? पाबूजी को पूजा जाता है, या फिर महाजी को पूजा जाता है, या फिर हड़बूजी को पूजा जाता है, या फिर देव नारायण जी को पूजा जाता है? बताइए भाई। ऊंटों के देवता के रूप में पाबूजी को पूजा जाता है। पाबूजी किस में आते हैं? 5 पीरों में आते हैं। एक बार इधर देख लेते हैं 5 पीर। रामदेव जी, रामदेव जी, पाबूजी, कौन से? पाबूजी, गोगा जी, गोगा जी, हड़बूजी, हड़बूजी, महाजी मांगलिया, महाजी मांगलिया। ये क्या है? ये राजस्थान के 5 पीर, ये लोक देवता है जो पांचों पीर कहलाते हैं। तो ये तीनों भाई पांचों पीर में भी शामिल है। देवनारायण जी, देवनारायण जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है भाई? आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद भीलवाड़ा में मेला भरता है। कब भरता है भाई? कब भरता है? भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल, शुक्ल सप्तमी के दिन, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन देवनारायण जी का मेला भरता है। इनका प्रसिद्ध स्थान आसिंद भीलवाड़ा है। ये सारी चीजें आप याद रखोगे भाई। बहुत सारे सवाल यहां से बनने वाले हैं। ये कक्षा 6 के सवाल है।
कोई टॉप या बोले तो ऊपर वाली क्लास के सवाल नहीं है, बॉटम की जो क्लास है जहां से आपका सिलेबस शुरू होता है उस क्लास के ये सवाल है। देखिए कितनी मजेदार सवाल है और मजे के साथ हम हल कर रहे हैं भाई। अगला सवाल, देवनारायण जी का मेला कब बढ़ता है, हमने देख लिया कब बढ़ता है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। नहीं भाई, ये कब बढ़ता है, देवनारायण जी का जो मेला है वो आपके भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन। इस सवाल का जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4 है। क्या भाद्रपद शुक्ल दशमी, देखिए हमने बोला था कि इस दिन हम 3 मेले देखते हैं। राजस्थान में भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन 3 महत्वपूर्ण मेले लगते हैं। एक पहला मेला लगता है रुणीचा में, रुणीचा में लगता है, किनका लगता है, रामदेव जी का मेला लगता है। रामदेव जी का मेला रामदेवरा रुणीचा में लगता है, कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन लगता है। एक मेला लगता है तेजा जी का मेला, तेजा जी का मेला कहाँ लगता है भाई, तेजा जी का मेला लगता है आपके खरनाल में। खरनाल कहाँ है, ये नागौर में है। यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन मेला लगता है। तीसरा जो मेला लगता है वो लगता है खेजड़ली, खेजड़ली का मेला। ये कब लगता है भाई, ये आपका खेजड़ली कहाँ है, खेजड़ली जोधपुर में है। कहां पर है, जोधपुर में है खेजड़ली मेला। यह भी भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन लगता है भाई। आगे चलिए, मीराबाई के पति का नाम क्या था, मीराबाई जो श्री कृष्ण की क्या थी, भक्त थी भाई मीराबाई। ऐसा बोलते हैं कि मीराबाई पर कृष्ण भगवान की बहुत कृपा थी। इनके पति का नाम क्या था, इनके पति का नाम क्या, राणा सांगा था। ये इनके ससुर जी का नाम था, क्योंकि इनके पति का नाम तो था भोजराज। भोजराज किनके पुत्र थे, ये राणा सांगा के पुत्र थे। किनके, राणा सांगा के। लेकिन मीराबाई के पति का जो नाम है वो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, भोजराज। भोजराज मीराबाई के पति का नाम था। ये देखिए तीनों जो 2 अन्य हैं ये राणा सांगा के पुत्र है। तीनों राणा सांगा के 4 पुत्र थे, एक कौन बच गए वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो मीराबाई के पति का नाम क्या था। अगला सवाल, अगला सवाल है दादू दयाल की कर्मस्थली। दादू दयाल, दादू दयाल, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था भाई, दादू दयाल जी का जन्म हुआ था अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ, अहमदाबाद गुजरात में। लेकिन इनकी कर्मस्थली कहाँ थी, कर्मस्थली अपने राजस्थान में जयपुर के पास एक जगह है जिसका नाम है नारायणा। नारायणा में दादू दयाल की कर्मस्थली थी भाई। नरेना दादू दयाल की कर्मस्थली, जहां दादू जी उपदेश देते थे उस जगह का नाम क्या था, उस जगह का नाम था, अरे जहां दादू जी उपदेश देते थे उसको अलख दरीबा कहा जाता था। जहां बैठकर दादू जी अपने शिष्यों को उपदेश देते थे उस जगह को अलख दरीबा कहा जाता था। ऐसा बोलते हैं कि दादू जी के 152 शिष्य थे। कितने, 152 शिष्य थे, जिनमें 52 महत्वपूर्ण शिष्य थे जिनको 52 स्तंभ कहा गया। क्या कहा गया, दादू जी के 52 स्तंभ कहा गया। उन 52 स्तंभों में एक स्तंभ ऐसा था, एक स्तंभ ऐसा था जो इनकी भक्ति में लीन था, लेकिन क्या है वो अपने रास्ते से भटक गया, रास्ते से भटक गया और वहां से निकला, और निकला भी शादी करने के लिए। शादी करने के लिए रजब जी तैयार हुए, शेरवानी पहन के, घोड़ी पे बैठ के, हाथ में तलवार लेके जैसे ही रवाना हुए, कौन, रजब जी, इतने में उनके सामने से गुरु आए। गुरु आए दादू दयाल जी और बोले, क्या बोले कि रजब तूने गजब किया, रजब तूने गजब किया, सिर पे बांधा मोर, सिर पे बांधा मोर, आया था हरि भजन को करे नरकरी ठोर। तो इतना सुनते ही रजब जी घोड़ी से कूदे, तलवार फेंकी और दादू दयाल के चरणों में गिर पड़े कि गुरुदेव माफ करो, मैं तो रास्ता भटक गया, यदि आप समय पर नहीं आते तो मैं हकीकत में नरक की ठोर कर लेता। और जीवन भर वो दूल्हे के वेश में रहे, शादी नहीं करी। ऐसे शिष्य थे भाई। और आजकल के शिष्य, आजकल के शिष्य ऐसे है कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, यहां से सवाल नहीं आएगा। अगला सवाल देखते हैं भाई। कौन से संत 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की, कौन से संत ने 1585 ईस्वी में, कब 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी, तो वो थे भाई आपके दादू दयाल। कौन, दादू दयाल। जसनाथ जी कौन थे भाई, जाम्बो जी कौन थे,
सरदानंद जी कौन थे, ये आगे हम पढ़ेंगे, फिर भी देख लीजिए। जाम्बोजी कौन थे, जाम्बोजी थे जिन्होंने विश्नोई पंथ चलाया। जसनाथ जी जिन्होंने जसनाथ पंथ चलाया। सरदानंद ये कहाँ के थे, शेखावाटी के संत थे भाई। आगे चलिए, आगे चलिए। जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले कहलाए भाई। जाम्बोजी थे, उनके 29 नियमों का पालन करने वाले क्या जसनाती कहलाए। जसनाती तो जसनाथ जी महाराज द्वारा चलाया गया पंथ है, इसमें कितने 36 नियम थे। तो जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले विश्नोई कहलाए। क्या विश्नोई कहलाए। निरंजनी, निरंजनी संप्रदाय की पीठ कहां पर है, यही है अपने गाड़ा पास डीडवाना में। तो ये भी आप याद रखोगे। जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले विश्नोई कहलाए। विश्नोई एक ऐसी प्रकृति प्रेमी जाति है जो प्रकृति और जीव रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। एक कहानी बता देते हैं अमृता देवी की, जिनकी याद में क्या लगता है, मेला लगता है कब, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। कहाँ, खेजड़ी, जोधपुर में लगता है, जो हमने पहले चर्चा करी थी। तो देखिए विश्नोई एक ऐसी जाति है, इसी जाति की एक महिला थी अमृता देवी विश्नोई। ऐसा बोलते हैं कि सितंबर 1730 में एक दिन सितंबर 1730 में एक दिन सुबह सुबह का समय था। घोड़े पे सवार बहुत सारे आदमियों का क्या डेरा इधर आ रहा था। उनके हाथ में बड़े बड़े क्या थे, कुहाड़े थे। अमृता देवी अपने घर के बाहर निकली। अमृता देवी अपने घर के बाहर निकली, उन्होंने ये माजरा देखा कि ये किधर जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि ये हरे भरे अपने गांव में जो खेजड़ी के वृक्ष है उसको काटने के लिए जा रहे हैं। उनको आगे बढ़ता देख अमृता देवी उनके पीछे दौड़ी और बोली कि इन पेड़ों को मत काटिए, उन पेड़ों को मत काटिए। तो उन्होंने बोला, उस सेना ने बोला कि हमारे राजा जी ने क्या ऑर्डर दिया है कि अपने कौन सा महल, अरे जोधपुर के किले में एक महल बनवाना है। उस महल में चूना निकालने के लिए भट्टी में लकड़ी की आवश्यकता है, तो यहां से हम लकड़ी लेकर जाएंगे। तो अमृता देवी ने कहा कि रुको, आप लकड़ी लेकर नहीं जाओगे, यहां इन पेड़ों को काटने से पहले आपको मेरे प्राणों से होके गुजरना पड़ेगा, आपको मेरी लाश से होके गुजरना पड़ेगा। इतना कहकर अमृता देवी जी पेड़ के लिपट जाती है। और जो सेना के जवान है वो बिल्कुल आओ देखते ना ताव देखते, और वो पेड़ के साथ ही अमृता देवी को भी काट देते हैं। ये जो खबर है वो चंद समय में आसपास के जो विश्नोई बाहुल्य क्षेत्र है 83 गांव में ये बात फैल जाती है। तमाम उस पंथ के लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं और उसका विरोध करते हैं कि हम ये पेड़ नहीं काटने देंगे। लेकिन सेना नहीं मानती है, तो वो बोलते हैं कि इन पेड़ों की बजाय हमारी जान सस्ती है, यदि आप इन पेड़ों को काटोगे तो आपको हमारी लाशों से गुजरना होगा। और इतना कहकर वो सभी विश्नोई पंथ के प्रकृति प्रेमी लोग उन पेड़ों से लिपट जाते हैं। लेकिन सेना आओ देखती है ना ताव, पेड़ों के साथ में उनको भी काट देती है। इस प्रकार वहां पर 363 लाशें बिछ जाती है। 363 लोग खेजड़ली गांव में शहीद हो जाते हैं। खेजड़ली वृक्ष को बचाने के लिए आज भी उनकी याद में वहां पर एक मेला लगता है, जिसे खेजड़ली मेला कहते हैं। कब लगता है भाई, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। ये है भाई विश्नोई पंथ। आगे चलिए, बीकानेर के कत्रियासर नामक स्थान पर कौन से संत का जन्म हुआ? तो देखिए बीकानेर के कत्रियासर, यहां पर जसनाथ जी का जन्म हुआ। किनका? जसनाथ जी का जन्म हुआ। कत्रियासर नामक जो स्थान है कहां पर? बीकानेर में। मल्लीनाथ जी का, मल्लीनाथ जी कहां के? बाड़मेर के थे भाई। जाम्बोजी के बारे में हमने पढ़ लिया, दादू दयाल के बारे में पढ़ लिया। आगे चलिए, शेखावाटी के वे संत जिन्होंने स्वयं अशिक्षित, कैसे अशिक्षित होते हुए भी शिक्षा की अलग जगाई, कौन थे? वो शेखावाटी के संत थे भाई, सरदानाथ जी। कौन? सरदानाथ जी, जो खुद तो अनपढ़ थे लेकिन इन्होंने इस क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाई थी। काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? काष्ठ कला, लकड़ी की कला, लकड़ी पर कला, ये कहाँ की है भाई? ये बस्सी कहाँ की? बस्सी चित्तौड़गढ़ की है। बस्सी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। मोलेला गांव कहाँ है? ये राजसमंद में है भाई। जेठाना गांव कहाँ है? ये कहां पर है? जेठाना गांव कहां पर है? कमेंट बॉक्स में बताओगे आप। तो काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? बस्सी।
ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? ब्लैक पोट्री, ब्लू पोट्री, सुनहरी पोट्री और कौन सी पोट्री भाई? कागजी पोट्री। तो देखिए ये चारों देख लेते हैं आप। अलवर की कौन सी? अलवर की कागजी पोट्री। कौन सी? कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है। जयपुर की कौन सी? ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री। कोटा की ब्लैक पोट्री। बीकानेर की सुनहरी, सुनहरी पोट्री। तो इसका जो ब्लैक पोट्री का जो आंसर होने वाला है वो आपका कोटा होने वाला है। इसके साथ ही ये तीन अन्य भी आप याद रखोगे। आगे, जड़ाऊ गेनू के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है भाई? जड़ाऊ गेने, गेनू पर चढ़ाई के लिए जयपुर भी प्रसिद्ध है, जोधपुर भी प्रसिद्ध है, बीकानेर भी और उदयपुर भी है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर 5 है। आगे चलिए। कांच पर बारीकी, कांच पर बारीकी से सोने की नक्काशी का काम क्या कहलाता है? थेवा कला कहलाता है। थेवा कला। कांच पर बारीकी से सोने की नक्काशी थेवा कला कहलाती है। कौन सा सोनी परिवार? प्रतापगढ़ का सोनी परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है। और ये कहां की प्रसिद्ध है भाई? प्रतापगढ़। कहां? प्रतापगढ़। थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी क्या कहलाती है? थेवा कला। और ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। आगे चलिए। आज के ये अपने महत्वपूर्ण सवाल थे। कमेंट बॉक्स में बताना क्या पढ़ के मजा आया। निश्चित तौर पे आपको मजा आया होगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था और बहुत ही मजे के साथ हम लोगों ने पढ़ा है। कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए शब्दावली है वो भी आप याद रखोगे। कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी सवाल यहां से बन सकते हैं। स्वर्ण और चांदी के आभूषण, सोने और चांदी के आभूषणों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है भाई? जयपुर प्रसिद्ध है। कुंदन कला के लिए, कुंदन कला के लिए भी कौन सा स्थान? जयपुर। कुंदन कला के लिए कौन सा स्थान? जयपुर प्रसिद्ध है। कोप्तागिरी, कोप्तागिरी के लिए जयपुर और अलवर। देखिए, श्रवण चांदी के आभूषण जयपुर, कुंदन, कुंदन कला जयपुर, कोप्तागिरी जयपुर और अलवर। मार्बल की मूर्तियां, मार्बल की जो मूर्तियां उनके लिए भी जयपुर, जयपुर और थानागाजी, जयपुर और थानागाजी प्रसिद्ध है भाई। कौन सी? मार्बल की जो मूर्तियों के लिए। मार्बल की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है? किशनगढ़ में। मार्बल सर्वाधिक राजस्थान में, राजसमंद में होता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का मकराना में मिलता है। और पर मार्बल की जो मूर्तियां हैं वो जयपुर में बनती है। रमकड़ा उद्योग, रमकड़ा उद्योग कैसा उद्योग? रमकड़ा उद्योग कहां? डूंगरपुर, डूंगरपुर गलियाकोट। रमकड़ा उद्योग के लिए डूंगरपुर गलियाकोट जो स्थान है वो प्रसिद्ध है भाई। और यहां पर एक उर्स लगता है। कौन सा? गलियाकोट का उर्स, दाऊदी बोहरा समाज का उर्स लगता है। लाख की चूड़ियां जयपुर और जोधपुर, लाख की चूड़ियों के लिए जयपुर और जोधपुर प्रसिद्ध है भाई। लाख के आभूषणों के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। देखिए, आभूषणों के लिए, लाख के आभूषणों के लिए तो उदयपुर प्रसिद्ध है, लेकिन चूड़ियों के लिए जयपुर, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर प्रसिद्ध है। हाथी दांत की वस्तुएं आपको जयपुर में मिलेगी। यहां ये जयपुर प्रसिद्ध है हाथी दांत की वस्तुओं के लिए। मोठड़े, मोठड़े के लिए प्रसिद्ध कौन? जोधपुर है। मोठड़े के लिए जोधपुर। पोमचा कहां का प्रसिद्ध है भाई? पोमचा, पीड़ा तो अपने शेखावाटी, खंडेला शेखावाटी का प्रसिद्ध है। पोमचा अपने जयपुर का प्रसिद्ध है। जाजम प्रिंट, जाजम प्रिंट, जाजम कहां? चित्तौड़गढ़ में। जाजम कहां? चित्तौड़गढ़ में। दाबू प्रिंट, दाबू, दाब के ठप्पा लगा के प्रिंट, ये कहां का? अकोला। अकोला कहां है भाई? चित्तौड़गढ़ में। देखिए, जाजम प्रिंट, जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ का और दाबू प्रिंट अकोला, चित्तौड़गढ़। अकोला में, सॉरी, चित्तौड़गढ़ में एक जगह है अकोला, वहां का ये दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है। और चित्तौड़गढ़ का जाजम प्रिंट प्रसिद्ध है। देखिए, अजरक प्रिंट, कौन सा? अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट, ये कहां के प्रसिद्ध है? ये भाई बाड़मेर का। दोनों बाड़मेर के। फर्क क्या है? फर्क कुछ नहीं है, बस रंग का ही फर्क है। अजरक प्रिंट में नीले व लाल रंगों का प्रयोग, नीले व लाल रंगों का प्रयोग किसमें? अजरक प्रिंट में। और मलीर प्रिंट में काले व कथई रंगों का प्रयोग, काले व कथई रंगों का प्रयोग किसमें? मलीर प्रिंट में। अजरक प्रिंट में नीले व लाल रंगों का प्रयोग। नमदे, नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है भाई? नमदे टोंक के प्रसिद्ध है। कहाँ के? टोंक के, नवाबों की नगरी टोंक, जहां अपने मेला भी पड़ा था, डिगी कल्याण जी का मेला। खेसले, खेसले कहाँ के प्रसिद्ध है? खेसले ओढ़ते हैं, ओढ़ने का होता है भाई खेसले, लेट के ओढ़ते हैं। लेटा जालोर के प्रसिद्ध है और मेड़ता के प्रसिद्ध है। खेसले, खेसले ओढ़ने का एक है क्या है? वस्त्र होता है भाई। खेसले लेटा जालोर का है। कहाँ का? लेटा जालोर का और मेड़ता नागौर का, यहां बनते हैं भाई। ये दो स्थान प्रसिद्ध है खेसले के लिए। दरिया, 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 दरिया कहाँ समेटनी है? दरिया नागौर में समेटनी है। कहां पर है? दरिया नागौर में समेटनी है। दरियों के लिए टांकला, नागौर, टांकला, नागौर, सालावास, जोधपुर, सालावास, जोधपुर और
टाकला, नागौर दरिया समेटने बोले तो दरिया निर्माण के लिए प्रसिद्ध है ये दो स्थान। आगे चलिए, पिछवाइयां। पिछवाइयां कहां की प्रसिद्ध है? अरे पिछवाइयां नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। कहां की? नाथद्वारा। कहां पड़ता है? राजसमंद में। मथेरना कला, मथेरना कला, मथेरना कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। मथेरना उस्ता कला भी क्या है? ये भी बीकानेर की। ऊंट की खाल पे जो नक्काशी की जाती है वो उस्ता कला कहलाती है। और मथेरना कला कहाँ की प्रसिद्ध है? यह भी बीकानेर की। उस्ता और मथेरना दोनों कहाँ की? बीकानेर की। पिछवाइयां नाथद्वारा, राजसमंद। पिछवाइयां किसे? श्री कृष्ण से संबंधित है भाई। बादला, जस्ते का बना पानी रखने का एक पात्र, जस्ते का बना पानी रखने का पात्र बादला कहाँ का? जोधपुर का। ये बादला वो नहीं है, ये जो बादल बनते हैं पक्साबी, स्त्री, कपासी, वो वाले बादल नहीं है ये बादला पानी रखने का एक पात्र है जो जस्ते से बना होता है। कहां बनता है? ये जोधपुर का। पेपर मेसी कला, पेपर मेसी कला। अरे कभी जीमने गए हो क्या पुराने समय में? वर्तमान समय में तो क्या है, खड़ा खाना होता है, वो मजा भी नहीं आता। पेपर मेसी से आपको याद दिला रहा हूं, जो पुराने समय में आप चक्की, बुनिया, खुरमा खाते थे तो वो पुस्कारी करने के लिए एक ठाट्या काम में लेते थे। ठाट्या अपन मारवाड़ी में कहे ना ठाट्यो। अरे वो ठाट्यो बनाने की जगह कला है बा पेपर मेसी कला कहलावे। कागज की लुगदी तैयार कर भी वस्तुओं का निर्माण करे भाई पेपर मेसी कला। ये जयपुर की प्रसिद्ध है। तलवारें कहाँ की? तलवार के लिए प्रसिद्ध है सिरोही, सिरोही, सिरोही। कौन? सिरोही। तीर कमान, तीर कमान, तीर कमान कहाँ बनते हैं? तीर कमानों के लिए प्रसिद्ध स्थान चंदू जी का गड्ढा। बहुत बार एग्जाम में पूछा है भाई चंदू जी का गड्ढा कहाँ है? ये बांसवाड़ा में है। कहाँ है? बांसवाड़ा में है। और बोडीगामा ये कहाँ है? ये डूंगरपुर में है। डूंगरपुर। तो तीर कमान चंदू जी का गड्ढा और बोडीगामा तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। तलवार के लिए सिरोही प्रसिद्ध है। पेपर मेसी के लिए जयपुर, बादला के लिए जोधपुर, उस्ता कला के लिए बीकानेर, मथेरना कला के लिए बीकानेर, पिछवाइयों के लिए राजसमंद और पोमचा के लिए जयपुर, जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़, दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़, अजरिक और मलिर प्रिंट के लिए बाड़मेर, नमदे टोंक, खेसले, लेटा और मेड़ता, दरिया, टांकला और सालावास। स्वर्ण और चांदी आभूषण के लिए जयपुर, कुंदन कला जयपुर, कोप्तागिरी जयपुर, अलवर, मार्बल की मूर्तियां जयपुर थानागाजी, रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर, लाख की चूड़ियां जयपुर और जोधपुर, लाख के आभूषण उदयपुर, हाथी दांत की वस्तुएं जयपुर और मोठड़े जोधपुर। ये था भाई आज का अपना जो टॉपिक है, ये कंप्लीट होता है। इसी के साथ अपनी कक्षा 6 की जो हमारा राजस्थान किताब है वो भी कंप्लीट होती है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट जो क्लास होने वाली कक्षा 7 हमारा राजस्थान जो किताब है उसकी शुरुआत करेंगे, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। और ये जो सवाल आपको हल करवाए हैं मेरी गारंटी है इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आरबीएसई कक्षा 6 मेरी गारंटी है आप मेरे से जो चाहे मांग सकते हो। यदि जो मैंने पढ़ा है इनके अलावा इस किताब से एक भी सवाल आप बना के दिखा दोगे कि ये सवाल सर आपने नहीं पढ़ा है इस किताब का और ये सवाल मैंने बना के दिया है, तो आप जो बोलोगे वो करने के लिए तैयार है। वरना जो मैं कह रहा हूं वो आप करिए। क्या? इसको पूरे को रिवाइज करिए। जो सारे 10 अध्याय हमने पढ़े हैं वो रिवाइज करके आप मेरे को दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।